हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक और चैनल है अभ्यास, जहां पर मैं इंग्लिश और हिंदी के वीडियोस डालती हूं। वहां से आप हिंदी के और इंग्लिश के पोएम और स्टोरीज को आसानी से समझ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कौन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में एंशियंट अथॉरिटी। सबने अपने अपने थ्योरी पेश किए। कुछ का मानना था कि एक ही राजा था, कुछ का मानना था कि बहुत सारे राजा थे, और कुछ का मानना था कि राजा का कोई सिस्टम ही नहीं था। सारे लोग मिलते थे, बैठते थे और एक साथ डिसीजन लेते थे। तो अब हमने एंशियंट अथॉरिटी के बारे में देखा था। अब हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन में सब कुछ इतना ही अच्छा चल रहा था, तो सिविलाइजेशन ये खत्म कैसे हुआ, एंड कैसे हुआ? तो हमने देखा कि 1800 बीसी आते आते तक बहुत सारी हड़प्पन की ऐसी साइट्स थी जो खाली होती जा रही थी। लोग खाली करके जा रहे थे और क्या कर रहे थे, जहां पर वो रह रहे थे, जहां पर पहले से सेटलमेंट थी, उसको तो खाली कर रहे थे और नए नए एरिया में जा रहे थे। हमने पॉपुलेशन का एक्सपेंशन देखा कि पॉपुलेशन अब नई नई जगह पे कहाँ जा रही थी, नए सेटलमेंट में जा रही थी। गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ के कुछ नए सेटलमेंट्स में लोग बस रहे थे। हमने और भी बहुत सारी चीजों को देखा, जैसे हड़प्पन साइट्स जो थी वो 1900 बीसी के बाद में क्या देखा कि उनके मटेरियल कल्चर में ना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। कैसे? देखो, वो लोग अलग अलग टाइप की ना पोट्री बनाते थे, अलग अलग टाइप का क्राफ्ट प्रोडक्शन किया करते थे। उनके ट्रेड भी होते थे, हमने देखा बाहर से भी ट्रेड किया करते थे। और उनकी राइटिंग, वो हर चीज पर कुछ ना कुछ लिखा करते थे। तो ये सारी चीजें क्या थी, यूनिक थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। लेकिन हमने देखा कि 1900 बीसी आते आते तक ये सारी चीजें गायब हो गई। ये सारी चीजें जो है वो गायब होने लगी। वेट हो, सील हो, स्पेशल बीट्स हो, ये सब कुछ गायब होने लगा। अब ये देखने को ही नहीं मिल रहा था 1900 बीसी के बाद से। हमने देखा कि घर कितने अच्छे अच्छे टेक्निक के साथ उन्होंने बनाए थे कि कैसे ड्रेनेज सिस्टम जाएगा, कैसे एक एक चीजें प्लान्ड होगी, और उसके अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंट की गई थी। अब ये जो इतना अच्छा अच्छा इन्होंने टेक्निक लगाया, ये टेक्निक भी अब इन्होंने यूज करना बंद कर दिया। इस टेक्निक का भी यूज करना इन्होंने बंद कर दिया। अब पहले जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी ना, ग्रेट बाथ हो गया, वेयर हाउस, ऐसे बड़े बड़े स्पेशल स्पेशल बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। अब ऐसा कोई बड़ा बिल्डिंग भी नहीं बनाया जा रहा था। तो हम देख रहे थे कि कितना ज्यादा चेंज देखने को मिला कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नहीं है, राइटिंग नहीं है। लोग जो है टेक्निक जो उनकी थी वो उसी को भूलते चले जा रहे हैं। उसी डेटरॉइट हो गई है, उसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे। कोई बड़े बड़े बिल्डिंग्स अब नहीं बनाए जा रहे हैं। इससे पहले जो हड़प्पन कल्चर के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा कि इतनी सारी टेक्निक्स थी कि हम कहते थे कि वो अर्बन कल्चर है, एक तरीके से अर्बन सेंटर्स है, यानी कि शहरीकरण है, शहरी जैसा है, जैसे शहर वगैरह होते हैं, टाउन्स होते हैं, ऐसा है। लेकिन जब हमने देखा कि 1900 बीसी के बाद इतने चेंजेस आए, तो हमने देखा कि बाद का जो कल्चर है, जैसे हम लेट हड़प्पन कल्चर कहते हैं या सक्सेसर कल्चर्स कहते हैं, ये क्या यहाँ पे कैसा हो गया, वो गांव जैसा हो गया। क्यों गांव जैसा हो गया? क्योंकि फैसिलिटी कम हो गई, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे कम हो गई, चीजें अलग हो गई। बल्कि पहले क्या थी, चीजें बहुत अच्छी थी, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जो हमें देखने को मिल रहा था। अब ऐसा क्यों, क्या हो गया, क्या रीजन थे कि इतना बड़ा चेंज आ गया अचानक से? क्यों ये सेटलमेंट जो है वो खाली होने लगे? क्यों हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ? रीजन क्या था इसके पीछे? तो उस रीजन में सबने अपने अपने रीजन दिए हैं। कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज होने लगा, मौसम इतना ज्यादा बदलने लगा, क्लाइमेट इतना ज्यादा बदलने लगा कि कुछ लोग कहते हैं कि सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कुछ कहते हैं डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी कि पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में काटे गए। कुछ कहते हैं कि बहुत ज्यादा फ्लड आने लगी, बाढ़ आने लगी। कुछ कहते हैं कि लैंडस्केप का कुछ हद से ज्यादा ही यूज कर लिया। और कुछ कहते हैं कि जो नदियां वगैरह थी वो सूखने लगी थी।
अब देखो, सबने कुछ ना कुछ रीजन दिए हैं। ये रीजन जो है, इसको लेकर हम ये मान सकते हैं कि हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ सेटलमेंट होगी जहां पे ऐसे कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन पूरी की पूरी सिविलाइजेशन किसी एक रीजन की वजह से खत्म हो जाए, ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। तो ये हमें रीजन से ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में क्यों कोलैप्स हुआ सिविलाइजेशन का। अगर बाढ़ भी आई होगी तो आ गई, उसके बाद वो पानी निकल गया होगा, तो उसके बाद लोगों ने रहना शुरू क्यों नहीं किया। पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही एक साथ कैसे खत्म हो गई, ये हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता है। अभी तक हम उस चीज का रीजन नहीं ढूंढ पाए हैं। हमने देखा कि लोग एकदम चेंज हो गया था वहां पर। जब लोगों ने सेटलमेंट से खाली करके दूसरे सेटलमेंट्स में जाना शुरू किया, तो हमने देखा कि कुछ एरिया तो खाली रह गए, बहुत लंबे टाइम के लिए ही खाली रह गए, कि इतने सालों बाद, मिलेनियम के बाद में कम से कम लोग वहां पे फिर से आए और अलग अलग जगह पे रहना शुरू किया। तो लोगों को पता भी नहीं था शायद इससे पहले कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बहुत सालों बाद जो है, लगभग मिलियन ईयर्स बाद में लोगों ने क्या किया, दूसरे जगह पर लोगों ने बसना शुरू किया, नए लोग आए, नई सिटीज बनी। तो उनको पता भी नहीं था कि इससे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन था। और ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि बहुत मेजर चेंज आया, और चेंज के आते के साथ क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड हो गया। हमने देखा कि पहले जो वेट्स मिलते थे वो लोकल वेट्स अब यूज होने लगे थे। पहले स्टैंडर्ड वेट्स थे और अब लोकल वेट्स यूज हो रहे थे। बहुत कम चीजों का प्रोडक्शन किया जाता था और बहुत कम चीजों का यूज करके कम चीजों का प्रोडक्शन किया जाता था। पहले जैसे वैरायटी होती थी मटेरियल की भी या क्राफ्ट प्रोडक्शन की भी, अब वो वैरायटी भी देखने को नहीं मिल रही थी। इनकी टेक्नोलॉजी भी जो थी वो खराब हो गई थी, ये इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। तो हमने देखा कि कैसे सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला लोगों को, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला कि एक न्यू सिविलाइजेशन है। तो हमने देखा कि मैंने आपको बताया कि लोगों ने क्या किया था, अपने साइट्स को छोड़ के चले गए थे और किसी और जगह जाकर नए नए सेटलमेंट में लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। और एक ब्रेक आ गया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद लोगों ने कहीं और बसना शुरू किया था। तो जब उनको अपना कुछ काम करते हुए, मान लो वो खेत की जुताई कर रहे हैं, तभी उनको वहां से कोई चीज मिली, या फिर सॉइल इरोजन हुआ और तब उन्हें कोई चीज वहां पे दिख गई अपने लैंड में, या फिर ऐसे ही नॉर्मली कोई चीज निकल गई, या फ्लड आया तो वो अपने साथ बहा के कुछ ऐसे अलग चीजें लेकर आया। या आर्टिफैक्ट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ आर्टिफैक्ट उन लोगों को मिलता था, तो उन लोगों को लगता था कि ये क्या चीज है, ये कौन सी चीज है, इसका क्या यूज है, ये क्या है, ये उन्हें पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं जानते थे, इन चीजों के बारे में नहीं जानते थे, इनका क्या यूज है इसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन वो चीजें वहां पर बेशक वैसे ही रह गई हो, लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिस्ट आए, आर्कियोलॉजिस्ट ने उन चीजों को पढ़कर समझने की कोशिश की, उसकी स्टडी की, और फिर पता लगाया कि एक्चुअल में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अभी हमें बताया जाएगा कि कैसे हमें पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कोई सिविलाइजेशन थी इंडिया में। तो हमें बताया हुआ है कि कनिंघम जो है वो पहले डायरेक्टर जनरल है एएसआई के। एएसआई क्या, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले डायरेक्टर जनरल रहे हैं कनिंघम। ये ना वर्ड्स पर, टेक्स्ट पर ज्यादा भरोसा करते थे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो है किसी भी चीज को जस्ट ऐसे किसी ने कह दिया ऐसे ही नहीं मान लेते, उनको ज्यादा भरोसा रहता है किसी टेक्स्ट पर, या फिर किसी कोई कुछ लिख के गया है उस चीज को पढ़कर फिर उस पे काम कर कर नई नई चीजें खोजना। ये आर्कियोलॉजिस्ट का भरोसा रहा है कि जो टेक्स्ट में लिखा है उसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन करें। जो आर्कियोलॉजी में कनिंघम थे, इन कनिंघम का इंटरेस्ट था अर्ली हिस्टोरिक और लेटर पीरियड में, मतलब कि 6 BC से 4 CE के टाइम में इनका ज्यादा इंटरेस्ट था। इससे अगले चैप्टर में आप वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ोगे, तो उस वैदिक पीरियड के बारे में, उस वैदिक पीरियड का जो टाइम था उसमें इंटरेस्ट था कनिंघम का। और उन्होंने जो अपनी आर्कियोलॉजी
सर्वे थे, जो एक्सकवेशंस थे, ये कब करना शुरू किया था? 19th सेंचुरी के मिड में आते आते करना शुरू किया था, अराउंड 1850s में करना शुरू कर दिया था। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा किस पर भरोसा करते थे, ये भरोसा करते थे कि कोई कुछ लिखा हुआ हो जिस पर ये रिलाई करके आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट मिले उनको इन्होंने कलेक्ट किया जब अपनी सर्वे कर रहे थे तब, और फिर उसे ट्रांसलेट किया, जो कि जैसे वो सर्वे कर रहे थे कहीं पर, वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो जो डॉक्यूमेंट मिले उसको ट्रांसलेट करते हुए चले गए। उन्होंने किसके अकाउंट्स को यूज किया? तो उन्होंने यूज किया था एक चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम के अकाउंट को, जिसने इंडिया को विजिट किया था 4 से 7 CE के बीच में। तो वो क्या करते थे कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उनके जो अकाउंट्स है, वो पढ़ा करते थे। और देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन की उस टाइम पे डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, तो चाइनीज बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम था उसके अकाउंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं था। जब जिक्र नहीं था तो कनिंघम भी ऐसा नहीं मानते थे। और दूसरा, यहाँ पर वो उन चीजों को अपने साथ में रख लिया करते थे जिनके बारे में उनको लगता था कि हाँ, ये वैल्यूएबल है, इससे मुझे कुछ पता लग सकता है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन तो किसी ने डिस्कवर किया नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन जिससे जुड़ी हुई चीजें जब कनिंघम को मिली तो कनिंघम को क्या लगता था कि इंडिया की शुरुआत हुई है वैदिक पीरियड से, क्योंकि उस टाइम पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज तो हुई नहीं थी। तो वो क्या करते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की मिली हुई चीजों को भी वैदिक पीरियड में एक अलग टाइम पीरियड में एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। तो इससे क्या होता था कि इसकी वैल्यू जो है घट जाती थी, क्योंकि वो तो वैदिक पीरियड का है नहीं। हड़प्पन सिविलाइजेशन तो वैदिक पीरियड से भी पुराना टाइम है, तो यहाँ से उनको पता ही नहीं चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कोई सिविलाइजेशन थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ आर्टिफैक्ट्स जो है वो 19th सेंचुरी के टाइम पे मिले, और उसमें से एक सील जो था वो कनिंघम के पास भी पहुंचा था। कैसे पहुंचा? एक इंग्लिश मैन ने उन्हें ये सील दिया। उस सील पर कुछ एनिमल का साइन बना था और कोई उस पे अलग अलग स्क्रिप्ट में कुछ लिखा था। कनिंघम ने उसको पूरा नोट किया, उसकी पिक्चर बनाई, लेकिन फिर भी वो ये रियलाइज नहीं कर पाए कि ये कितना ओल्ड है, और अनसक्सेसफुली ये उनके तरफ से अटेम्प्ट रहा। उन्होंने सोचा कि इंडियन हिस्ट्री तो गंगा वैली के साथ या वैदिक पीरियड के साथ शुरू होती है, तो ये भी उसी पीरियड में आता होगा, लेकिन वो गलत थे, और इस वजह से वो पता नहीं लगा पाए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कोई सिविलाइजेशन थी। तो कनिंघम तो ये पता नहीं लगा पाए कि कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन भी थी, लेकिन और आर्कियोलॉजिस्ट ने जरूर पता लगा लिया था। दयाराम सहनी के बारे में हम पढ़ते हैं। जो दयाराम सहनी है, इन्होंने पता लगाया था सील्स के बारे में। इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा जो एक साइट है वहां पर कुछ सील्स मिले थे अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि 1900 के बाद इनको कुछ सील्स मिले थे वहां पर। और फिर बाद में हमने देखा कि रखलदास बनर्जी जो है, इनको भी मोहनजोदारो में सेम ही सील्स मिले जो इनको हड़प्पा में मिले थे। तो फिर इन्हें पता चला कि अच्छा, यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन था, कोई कल्चर था जो कि इस वैदिक पीरियड से अलग था, और फिर ये लोग मिलकर ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था। तो ये जो सील्स वगैरह निकले थे, ये तो सॉइल से निकाले थे। जब इन्होंने एक्सकवेशन किया होगा तो इनको पता चला होगा कि हाँ, ये सील्स है, और ये बहुत ज्यादा हिस्टोरिक लेवल जो हम वैदिक पीरियड पढ़ते हैं उससे भी पुरानी है। और ऐसे ही फिर 1924 में जाकर जॉन मार्शल, जो कि उस टाइम पे डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने ये अनाउंस किया कि यहाँ पर इंडिया में उन्हें एक न्यू सिविलाइजेशन मिली, जिसे उन्होंने इंडस वैली कहा, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक नई सिविलाइजेशन है जो कि हमें इंडिया में देखने को मिली है। यानी कि इंडिया की शुरुआत वैदिक पीरियड से नहीं बल्कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हुई है। और वहीं पर एक SN रॉय थे जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उसमें उन्होंने लिखा कि मार्शल जब इंडिया में आए थे तो हमारा मानना था कि वो वैदिक पीरियड से इंडिया की शुरुआत होती है, लेकिन उन्होंने खोजबीन की और इंडिया की उम्र को 3000 साल और बढ़ा दिया। यानी कि उन्होंने पता लगाया कि इंडिया तब से नहीं बल्कि उससे भी 3000 साल पुराने से है। हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही इंडिया की शुरुआत हुई है।
तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी एक नई सिविलाइजेशन थी। सब मानते थे कि मेसोपोटामिया पुरानी सिविलाइजेशन है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब खोज हुई, जब पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, तो सबको पता चला कि जब मेसोपोटामिया था तभी हड़प्पन कल्चर भी था, दोनों एक ही टाइम पर थे। अब कुछ जो सील थे ना वो हमें मेसोपोटामिया में भी मिले थे जो कि अनआइडेंटिफाइड रहे, हमें पता नहीं चला कि सील्स पे क्या लिखा है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए सील्स थे। अब देखो ये किसने पता लगाया, किसने अनाउंस किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो वो थे जॉन मार्शल। अब ये जो है जॉन मार्शल एक बहुत बड़ा मेजर चेंज लेकर आए थे, कहाँ पे, इंडियन आर्कियोलॉजी में, क्योंकि ये पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि इंडिया में वर्क कर रहे थे। ये पहले ग्रीस और क्रीटे में वर्क कर चुके थे, तो यहाँ का एक्सपीरियंस ये इनको काम आ रहा था इंडिया में, और इस तरीके से इंडिया में और अच्छे तरीके से काम कर पा रहे थे। स्पेक्टिकुलर फाइंड्स में ये इंटरेस्टेड थे और ये डे टू डे के पैटर्न्स को पढ़ते थे और पता लगा रहे थे कि उस टाइम पे लोगों की लाइफ कैसी होगी। लेकिन इनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि इन्होंने ना स्ट्रेटिग्राफी को जो है वो नेग्लेक्ट कर दिया, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ये क्या है, उस वजह से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो थी वो लॉस्ट हो गई, सारी चीजों को उन्होंने एक साथ ही ग्रुप कर दिया, और इस वजह से हमने देखा कि एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला, और उनकी इस प्रॉब्लम को ठीक किया आरएम वेलर ने। अब ये जॉन मार्शल ने क्या गलती की थी, ये स्ट्रेटिग्राफी क्या है, तो देखो जैसे ये लैंड है, ये लैंड है, अब ये जो सॉइल है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा डक करना शुरू कर दिया, नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे। तो जो भी चीजें इतनी दूर में मिली, बेशक वो अलग अलग लेयर पे मिली है, कोई बहुत नीचे है, कोई बीच में है, कोई ऊपर है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसे खोदा है तो उन्हें सारी चीजें एक साथ मिली, और उन्होंने कहा कि अच्छा ये एक टाइम पीरियड की है। लेकिन ये गलती थी, जब ये लैंड है, इसमें सॉइल अलग अलग लेवल पे है, तो उनको ऐसे डग नहीं करना था, बल्कि उनको एक एक लेयर पढ़ के देखना था कि इतने लेयर में कौन सी चीजें निकल रही है, इतने लेयर में कौन सी चीजें हैं, इतने लेयर में कौन सी चीजें हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग चीजें थी, सारी एक ही साथ एक टाइम पीरियड में नहीं थी। तो ये उन्होंने गलती की कि उन्होंने लेयर को नहीं पढ़ा, उन्होंने सीधा क्या है, सारी चीजों को एक साथ ग्रुप कर दिया। इस वजह से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी वो खत्म हो गई, वो गायब हो गई, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाद में आरएम व्हीलर आए और उन्होंने इस प्रॉब्लम को ठीक किया, रेक्टिफाई किया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक एक लेयर पढ़ी इस सॉइल की, एक एक लेयर वाइज जो है चीजों को ग्रुप किया, जिस वजह से हमें और भी बहुत सारी चीजें जानने को मिली। तो आरएम व्हीलर जो थे वो डायरेक्टर जनरल बने 1944 में। इन्हें स्ट्रेटिग्राफी की इंपॉर्टेंस पता थी, ये जो है आर्मी ब्रिगेडियर रह चुके थे, और फिर अपने साथ में मिलिट्री प्रिसाइजन लेकर आए, यानी कि इन्होंने बहुत डिसिप्लिनली अपना पूरा काम किया आर्कियोलॉजी में। और हमने देखा कि इन्होंने और भी जगह पे, काफी जगह पर अपना रिसर्च किया। देखो उस टाइम पे जो बाउंड्रीज थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसका आज की बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, इंडिया पाकिस्तान अलग है, तो बहुत सारे साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन के पाकिस्तान में भी पड़ते हैं, और बहुत सारे क्या है इंडिया में भी पड़ते हैं। इसलिए इंडिया में अभी भी और नए एरिया को खोजने की रिसर्च जारी है, जैसे कच्छ में काम चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, काफी जगह पे काम चल रहा है, और ये ढूंढा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स थी। हमने देखा लोथल, गढ़ी जो है, कालीबंगन, ढोलवीरा, ये बहुत सारे रिसेंटली ढूंढे हुए साइट्स हैं जो हमें पता चले कि ये भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक पार्ट थे। अब हमने देखा कि फ्रंटियर्स और हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी आज के टाइम के बाउंड्री से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे जो बाउंड्रीज थी उससे कंपेयर करते हैं तो आज दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। आज जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग चीजों को लेकर रिसर्च करते हैं। कोई कल्चरल सीक्वेंस पढ़ना चाहता है, कोई ये समझना चाहता है कि स्पेसिफिक साइट्स के पीछे क्या लॉजिक है कि ये साइट यहीं पर थी, और कुछ चीजें क्या है, कुछ लोग वेल्थ के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स थे, उनका क्या क्या फंक्शन था। हमने देखा कि 1980 से इंटरनेशनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था हड़प्पन की आर्कियोलॉजी में, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से जो स्पेशलिस्ट
स्पेशलिस्ट है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, वो हड़प्पा और मोहनजोदारो में काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए आते हैं। मॉडर्न डे टेक्निक्स का, साइंटिफिक टेक्निक्स का, सरफेस एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ताकि अलग अलग चीजें हमें मिले, ऐसी बहुत सारी टेक्निक का यूज करते हैं ताकि यहाँ की चीजों को एनालाइज कर सके और पता लगा सके कि और क्या नई चीजें थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब देखो, हमने अभी तक ये सब पढ़ा और हमने ये देखा कि यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो अनडिसाइफर आई। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला है वो किसी स्क्रिप्ट से नहीं पता चला, बल्कि वहां पे जो खोज की गई, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, उनसे पता चला है। लेकिन जो एविडेंस है ना, वो भी दो टाइप के हैं। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल के हैं, जैसे क्लॉथ वगैरह हो गए, लीदर वगैरह हो गए। ये क्या हो गए, पैरिश हो गए, बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। लेकिन सर्वाइव की हुई चीजें जैसे स्टोन, बर्न क्ले, ये मेटल, इन सारी चीजों को हमने पढ़ा है, क्योंकि ये सर्वाइव कर गई तो हमें इन्हीं के एविडेंस मिले, जिन्हें पढ़कर पता लगाया गया कि क्या हुआ होगा पास्ट में, कैसे ये चीजें रिलेट कर रही थी पास्ट से। और हमने ये भी पता लगाया कि ब्रोकन या यूजलेस मटेरियल जहां पे मिलता था तो हमें पता चल जाता था कि हाँ, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सारी चीजों जो वेस्ट है उसको फेंक दिया गया हो, कुछ चीजें ऐसे भी होती थी जिसे रिसाइकल कर लिया जाता था। लेकिन जहां पे हमको वेस्ट मिलता था हम ये समझ लेते थे कि हाँ, यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा या यहाँ पर कोई सेटलमेंट होगा। हमने देखा जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स थे वो हमें किस तरीके से मिले, वो तो या होर्ड में मिले कि किसी ने बहुत संभाल के रखे और फिर उस इंसान ने उस जगह से वो चीज ली नहीं, या फिर किसी का सामान पास्ट में खो गया हो तो हमें ऐसे वो चीजें हमें मिल गई आर्कियोलॉजिस्ट को, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो लोगों को कभी मिली नहीं, वो एक बार रख के भूल गए लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को मिल गई। तो ये फाइंड्स जो थे वो एक्सीडेंटल होते थे कि हमें भी नहीं पता होता था कि हमें कोई ऐसी चीजें मिल जाएंगी। अब जब कोई भी चीज आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है ना, तो उस फाइंड्स को वो क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। एक सिंपल मेथड होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है। सिंपल मेथड में हम मटेरियल की बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे मेटल, बोन, आइवरी। और कॉम्प्लिकेटेड मेथड में हम फंक्शन के बेसिस पर उसे डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जैसे टूल, ऑर्नामेंट, और वो हमें कौन से एरिया में मिले तो हमें उससे पता चलेगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जा रहे थे, कि क्या फंक्शन था, आज के टाइम पे इनका क्या फंक्शन है और उस टाइम पे इनका क्या फंक्शन रहा होगा, किस कंटेक्स्ट में ये फाउंड किए गए, घर में मिला कि ड्रेन में मिला कि ग्रेव में मिला, ये पता लगाते थे आर्कियोलॉजिस्ट। और फिर इनको कई बारी जो है इनडायरेक्ट एविडेंस पर डिपेंड रहना पड़ता था कि अच्छा, हमें शायद इस चीज से पता चलेगा। जैसे कि मान लो हड़प्पन साइट्स में काफी जगह हमको कॉटन के बारे में पता चला है, कॉटन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन हमको किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, एक इनडायरेक्ट एविडेंस पर, कि हाँ, कोई स्कल्पचर मिल जाए या कोई सील मिल जाए जहां पर कपड़े के बारे में कोई चीज बनी हो या कुछ उससे रिलेटेड पिक्चर हो, जिससे हम ये समझ जाए कि अच्छा, यहाँ पर जो है वो कपड़े बनाए जाते थे या किस टाइप से बनाए जाते थे। तो ऐसे इनडायरेक्ट एविडेंस पे इनको ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनको रेफरेंस लेना पड़ता है, जैसे मैंने आपको कॉटन के बारे में बताया, सील से इन्होंने कैसे रेफरेंस लिया, या कल्चरल सीक्वेंस कंपैरिजन कैसे किया। मेसोपोटामिया में कोई चीज मिली तो फिर वहां से उसकी सील्स को पढ़ के, उसकी चीजों को पढ़ के कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की चीजों को कनेक्ट किया। तो कुछ इस तरीके से रेफरेंस ड्रॉ करके या किसी और चीज पर इनडायरेक्ट एविडेंस पे डिपेंड करके हमें पता चलता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। अब पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के बारे में। देखो, कोई भी चीज आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी मिलती थी जो बहुत अनयूजुअल है या अनफेमिलियर है, तो वो मानते थे कि इसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा, ये किसी ना किसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में काम आती होगी, इसीलिए वो उसको वैसे ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस से जोड़कर देख लेते थे। जैसे हमें टेराकोटा फिगराइंस मिली है वुमेन की, जिसपे हैवीली ज्वेल्ड है यानी ज्वेलरी वगैरह है, तो हम मानते हैं कि एक मदर गॉडेस की होगी। ऐसे ही हमको प्रीस्ट किंग का एक स्टैचू मिला था। हमने देखा कि काफी जगह पे ग्रेट बाथ फायर अल्टर्स देखने को मिले कालीबंगन, लोथल में, तो हमने माना कि इनकी कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस होगी।
हमें एक सील्स मिले जिसमें कई बार रिचुअल सीन्स देखने को मिलते थे, प्लांट के मोटिव्स यानी कि नेचर वर्शिप के बारे में देखने को मिलता था, या फिर वन हॉर्न एनिमल यूनिकॉर्न के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे एनिमल की फोटो देखने को मिलते थे, तो सब मानते थे कि इनका शायद कोई रिचुअल जो है सिग्निफिकेंस है। हमने उसके बाद क्या देखा कि एक फिगर के बारे में आपको बताया हुआ है, जो कि आपको पैर क्रॉस करके बैठे हुए हैं, योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, और उनके आसपास कई बारी एनिमल्स दिखाए गए हैं सील्स में। कुछ लोग इसे प्रोटो शिवा भी कहते हैं। उस टाइम में कुछ कोनिकल ऑब्जेक्ट्स मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को, कुछ इस टाइप के। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये शिवलिंग है, ये जो है लिंग का रूप है जो हमें देखने को मिल रहा है पास्ट में। तो ये हमने शिव जी से इसे भी कनेक्ट करके देखा। अब क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट को सब कुछ पहले से पता नहीं होता, वो तो चीजें देखते हैं और उसको स्टडी करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि अच्छा पास्ट में ऐसा हुआ होगा। तो वो लोग नोन से अननोन की तरफ जानते हैं, पुरानी चीजों को आज के टाइम से कनेक्ट करके देखते हैं और फिर पता लगाते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा, या कैसी सिविलाइजेशन होगी, या पहले जो चीज उन्हें मिली है उसका क्या यूज रहा होगा पहले के टाइम पर। तो हमें प्रोटो शिवा सील्स के बारे में भी बताया गया है कि जैसे अर्ली रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा है, हमारा ऋग्वेदा है। इस ऋग्वेदा में रुद्र का मेंशन है, जो कि शिव जी के ही एक रूप के बारे में बताया जाता है, लेकिन इसमें कहीं भी पशुपति या योगी का कोई मेंशन नहीं है। ये नहीं बताया गया है कि रुद्र जी के आसपास में कोई भी मतलब एनिमल्स रहते थे, या आसपास में कोई एनिमल ऐसे दिखाया नहीं गया है पुरानिक ट्रेडिशन में। लेकिन ये चीज प्रोटो शिवा में देखने को मिली है। तो ये जो रुद्र जी के बारे में दिखाया गया है यही प्रोटो शिवा है। इसमें अभी कोई कंफ्यूजन अभी भी है, पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं उस फिगर को देखकर, उस यौगिक पोस्चर को देखकर कि ये प्रोटो शिवा नहीं है, बल्कि ये शमान है। शमान वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ मैजिकल पावर्स होती है और वो अलग वर्ल्ड से जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग शमान है, ये शिव जी का कोई रूप नहीं दिखाया हुआ है इस सील में। तो अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, तो हमें बहुत सारी चीजों को देखने को मिला। हड़प्पन की इकोनॉमी क्या थी, वहां पे क्या क्या क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहे थे, सोशल डिफरेंसेस क्या थे, सिविलाइजेशन में जो जो चीजें मिली उनका काम क्या था। पर हम अभी तक उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। हमें कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिली जिसे हम पढ़ के ये समझ पाए हो कि क्या लिखा हुआ है। और ऐसे ही हमें ये नहीं पता चला कि विमेन का क्या रोल रहा है, विमेन की क्या कंडीशन रही है। तो अभी ये दो चीजों के बारे में हमारे पास उतनी क्लैरिटी नहीं है। इसके लिए हमें फ्यूचर आर्कियोलॉजिस्ट पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा कि आगे जाकर वो अपने कामों से हमें ये बताते हैं कि उस टाइम पे इशू क्या था जेंडर का, जेंडर इक्वलिटी थी या नहीं थी, या फिर लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हमें आगे ही पता चलेंगी अगर आगे जाकर आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में ढूंढ लेते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।